अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेक्चरर की जो सीट्स आ रही हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी आ रही हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ सीट्स आ रही हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की आ रही हैं। आपको पता है कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश का लेक्चरर तो मस्ट होता है, चाहे उसमें प्रोफेशनल डिग्रीज ऑफर की जा रही हो या कॉमर्स का कॉलेज हो या कोई भी हो, वहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो लाजमी ऑफर किया जा रहा होता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सर इमरान अनवर मौजूद हैं। सर थैंक यू। सर इमरान अनवर माशाल्लाह से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के तौर पर काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो ही इज़ वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो उनसे बेहतर इसमें हमें कौन गाइड कर सकता है। 249 सीट्स हैं फीमेल की और 42 सीट्स हैं मेल की लेक्चरर की। तो ये कुछ 300 के करीब आप देख लें सीट्स बन जाती हैं। सर सबसे पहला तो काइंडली ये आप बताएं कि इसमें एलिजिबिलिटी, क्योंकि अभी तो रिक्वेजिशन भेजी है ना बीपीएससी को, अभी इसकी ऐड नहीं आई, लेकिन जो एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एज और क्वालिफिकेशन के लिहाज से। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am very thankful to you, sir. Once again, you have given me the opportunity to guide the students. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर जो एज के हिसाब से देखा जाए तो 28 ईयर्स होती है, लेकिन प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन होती है। ठीक हो गया। और फीमेल के लिए और 5 ईयर्स जो है वो दिए जाते हैं इसमें, 38 तक जो है 38 ईयर्स तक फीमेल एलिजिबल है और मेल जो है वो 33 तक जो है वो किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी देखी जाए तो क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड है वो मास्टर्स की। वो सर मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक लिटरेचर किसी भी चीज़ में उसमें सर दोनों में लिंग्विस्टिक्स भी काउंट होता है और ये जो है लिटरेचर दोनों काउंट होते हैं। वो आगे की बात है कि पैटर्न में क्या चीज़ें हैं और किसको एज है किसको नहीं है, वो हम बाद में बात करते हैं इसके। अच्छा साहब, इसमें नॉर्मली तो वैसे ये ग्रेड 17 की ही जॉब्स होती हैं। जी जी। और मैंने देखा है कि इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर है। तो इसका सैलरी जब कोई एक बंदा ज्वाइन करता है तो ग्रेड 17 में और तो बड़े एडवांटेज, मतलब आप घर को नज़दीक कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। 17 में क्या पे एंड पर्क्स होते हैं और प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है लेक्चर्स का अक्सर कॉलेजेस के अंदर जो आप देखते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सर अगर हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए ना तो फीमेल के लिए बेस्ट जॉब जो है वो लेक्चरशिप की जॉब होती है। वंडरफुल। बिकॉज दे हैव टू गिव टाइम टू देयर फैमिली एज वेल, देयर किड्स एज वेल। तो ये कोई मतलब आप सुबह से लेके कोई 1-1.5 बजे तक मैक्सिमम आपको टाइम देना पड़ता है, यानी 4 to 5 आवर्स देने पड़ते हैं। ठीक है। और उसमें एक 17 स्केल की जो है वो लेक्चर की जो जॉब होती है वो 50 प्लस होती है, यानी मिनिमम जो है वो ये स्टार्ट लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि एक लर्निंग एज वेल एज अर्निंग, यानी अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ चलता है। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं और काफ़ी टाइम होता है अपने आप को देने के लिए भी, और नेशन बिल्डर के तौर पे जो है वो आपका एक जो प्रेस्टीज है वो अलग है। ठीक है, तो वो एक अलग रोल है आपका, और उसके साथ साथ आप अपने सोशल रोल भी जो है वो अच्छे तरीके से निभाते हैं। इसलिए फीमेल साइड पे अगर हम देखा जाए ना तो लेक्चरशिप की जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और मेल साइड के लिए भी है, क्योंकि एक तो आपके जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है, और जाहिर है कि जो 17 स्केल है गेजेटेड जॉब है। अगर हम प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो लेटेस्ट इसका फार्मूला है ना वो 5 दर्जाती है। मतलब हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहाँ पे 21st स्केल भी मिल चुका है। और उसमें हमारे रिसेंटली एक क्वीन मैरी कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए उनको मिला है। फिर एक डॉक्टर जाज भट्ट साहब है, सर्विंग टाउनशिप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको भी 21 स्केल मिल चुका है। तो इस तरीके से वो 5 दर्जाती फार्मूला है। अच्छा। उसके मुताबिक सीनियरिटी बेस के ऊपर आपकी प्रमोशन होती है। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी 2009 में एज ए लेक्चरर जॉब हुई और 2015 में डायरेक्ट सिलेक्शन होगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो 5-6 साल बाद एक जैक वो भी लग सकता है। तो वो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता रहता है। शायद आप प्रमोट हुए हैं, आपके डायरेक्ट सिलेक्शन हुई? नहीं, मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन ही 2015 में ग्रेट हो गया। अच्छा, इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि सर माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर तो हैं, और लेक्चरर की जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट एग्ज़ाम भी थे उसमें माशाल्लाह सर के करीब को 46 के करीब स्टूडेंट जो है उनकी सिलेक्शन हुई इंग्लिश लेक्चरर के जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर। तो सर जो इसका पेपर आता है उसके पैटर्न के मतलब आप क्या बताएंगे। मतलब वैसे तो होता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स इंग्लिश के होंगे और 20 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज रिलेटेड को क्वेश्चन आते हैं। वो जो
80 मार्क्स इंग्लिश के रिलेटेड, वो लिंग्विस्टिक होगा, लिटरेचर होगा, हिस्ट्री होगी, क्या होगा सर उसके मैं अनुसार? बता देता हूँ आपको। असल में 2009 तक पैटर्न और था, अच्छा। वो सब्जेक्टिव टाइप हुआ करता था। हम्म। जनरल क्वेश्चंस हो जाते थे, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा, ठीक है, जनरल चीज़ें। लेकिन जब 2012, 15, 17 और जो 21 का, अगर हम 20 का जो पेपर हम देखें तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आ गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपने जैसे डिफ्रेंशिएट किया कि 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रिलेटेड है और 20 मार्क्स का जीके रिलेटेड है। बिल्कुल सही है। अब वो जो सब्जेक्ट रिलेटेड है ना, उसमें भी कोई 40 to 50 तो लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं। सही है। क्योंकि लिटरेचर जो है, अगर आप मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करते हैं तो 9 जो है वो सब्जेक्ट लिटरेचर के होते हैं, एक ऑप्शनल होता है, उसमें लिंग्विस्टिक्स लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है। इस तरीके से 10 से 15 जो एमसीक्यूज हैं वो लिंग्विस्टिक्स के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेपोजिशंस और इडियम्स और करेक्शन, ठीक है, उसके एमसीक्यूज होते हैं वगैरह, इस तरह की चीजें। जी सर। ग्रामर से रिलेटेड जो है वो चीजें होती हैं। मतलब ये 80 मार्क्स जो है ना, ये मिक्स होते हैं लिटरेचर, और लिटरेचर भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर की जो प्लेस हैं उसने कितने लिखे हैं, ठीक है, और नाम दे दिए जाते हैं प्लेस के कि इन प्लेस में से शेक्सपियर का प्ले कौन सा नहीं है या कौन सा है। सही या इस तरीके से, मतलब वो जो हिस्ट्री है ना उसको, क्योंकि ये तो क्रिएटिविटी तो इसमें देखी नहीं जा सकती एमसीक्यूज में। क्रिएटिविटी तभी देखी जा सकती है जब आप एक थारो पेपर लेते हैं, सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं, फिर उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराग्राफिंग वगैरह सब कुछ देखी जाती है। तो एमसीक्यूज इज अ डिफरेंट बॉल गेम, और इसकी तैयारी के लिए भी आपको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। क्योंकि समटाइम्स एमसीक्यूज, अब जिस तरह आपने बोला कि जी कौन सा ऐसे शेक्सपियर का नहीं है, तो आप किसी बोलते हैं 39 के 39 में, ख्याल में उसके ऐसे हैं शेक्सपियर के प्लेस हैं, ठीक वेरी का 36 है, 37 है, दो जगह पे जो है। अच्छा, अब वो जो है वो अगर फर्स्ट की आपको लिस्ट पूरी याद होगी तो ही आप उसमें से देख सकते हैं ना, सर याद होगी, प्लस यहाँ तक कि कौन सा प्लेस में से कॉमेडी है, अच्छा, कौन सा ट्रेजेडी है, ठीक है, कौन सा हिस्ट्री प्ले है, कौन सा ट्रेजाई कॉमेडी है। मतलब उसके 4 टाइप्स के अगर प्ले लिखे हैं तो वो चारों टाइप्स में से किसी एक का पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो हिस्ट्री प्ले है, या कौन सा कॉमेडी है और कौन सा ट्रेजेडी है। तो विद इन प्लेज या वो जो क्या जो भी डिफरेंट राइटर्स हैं और पोएट्स हैं इंग्लिश के, क्या उनकी फर्दर जो राइटिंग के अंदर से भी कैरेक्टर्स या उनको भी डिस्कस करते हैं? डेफिनेटली सर, इवन डायलॉग्स, इवन जो फेमस डायलॉग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के काफी डायलॉग्स हैं जो फेमस हैं, जैसे कि किंग लियर उसका प्ले है, और उसमें उसका है ना डायलॉग के एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो पूछ लेते हैं जी कि ये डायलॉग उसके किस प्ले से है। या एक उसका प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वेनिस में देखा जाता है तो कि उसमें कौन सा कैरेक्टर है जो उसमें ये रोल प्ले करता है, या उसका प्रोटैगोनिस्ट कौन सा है, एंटागोनिस्ट कौन सा है। अच्छा, इसमें सर फिर जिनका लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड है तो वो तो डिसएडवांटेज नहीं होंगे? सर ये डेफिनेटली है। बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि किस चीज़ में मास्टर्स किया जाए तो मैं तो उन्हें यही मशवरा देता होता हूँ कि लिटरेचर में करें, आगे एमफिल लिंग्विस्टिक्स में कर लें, ताकि वो जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब उसमें लिटरेचर वालों को एज होता है, डेफिनेटली होता है। इवन यहाँ तक कि आप अगर 2020 का पेपर देखें ना सर, तो उसमें इंडियन राइटर्स का जो है वो 5 से 6 एमसीक्यूज आए थे, जो कि लोगों को हैरान कर दिया था। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये जो तैयारी है ये स्मार्ट प्रिपरेशन है, मतलब ये आपको बहुत बड़ी बुक्स पढ़ने से या नहीं होनी, एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए इसकी तैयारी के लिए। और मैं ये तैयारी जो है वो 2012 से करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 15 में भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, 17 में भी सिलेक्ट हुए, और अभी रिसेंटली जैसे आपको बताया मैंने कि 42 के करीब तो रिटर्न में हुए थे, उनमें से 17 की एलोकेशन भी हुई। माशाल्लाह, वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा, इसमें सर अभी इन तमाम बातों से एक तो ये स्टूडेंट्स है, ये कोई बिल्कुल मतलब वो मार्केटिंग स्टार्ट नहीं है, जिसने भी एकेडमी ज्वाइन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उसकी मर्जी है, किसी को कोई बंदा ना तो हम फोर्स कर रहे हैं ना किसी को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन सर इसका एक पर्पस ये भी होता है कि जो स्टूडेंट एक ऑब्वियसली मेंटोरशिप चाह रहे होते हैं तो उनको हम एक प्रॉपर गाइड भी कर दें। बिल्कुल, जब एडवर्टीजमेंट आएगी फिर हम प्रॉपर सेशन चलाएंगे। बट इससे मुझे एक जो बच्चे इस जॉब को एक्वायर करना चाह रहे हैं, जो बच्चियाँ घर में बैठ के तैयार कर रही हैं, तो उनको एक आइडिया तो हो गया होगा कि भाई उनको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। तो
आप उनके लिए क्या टिपिकल एक स्ट्रेटजी या आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह से अपना एक स्ट्रेटजी बनाएं, और आपकी प्रेपरेशन या आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें अगर डिस्कस हो जाए। सर जो बच्चे आपके क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक वो जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए और हम कैसे करवाएंगे या मैं कैसे करवाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसका सर जो बच्चे घर में बैठे हैं ना, उनको मैं तो ये कहूंगा कि कोई 2-3 बुक्स एटलीस्ट उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ देनी चाहिए अभी से, क्योंकि अभी से डोंट वेट फॉर दैट, डोंट वेट फॉर दैट। बिल्कुल। और उसमें से एमसीक्यूज निकालें, खुद से नोट्स बनाएं अपने, नोट्स ठीक है, बनाना शुरू करें। वंडरफुल। और सेकंडली सर जो मेरा पैटर्न होता है वो ये है कि मैं हिस्ट्री को लेता हूँ स्टार्ट से। सही है। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीक से लेता हूँ, और जो ग्रीक कॉमेडी का स्टार्ट का जो है वो राइटर्स हैं जो मंजे हुए, जिनका नाम पायनियर्स में आता है, जिसमें मेनेंडर था, जिसमें एरिस्टोफेनीज था। फिर रोमन लिटरेचर पे मैं आता हूँ, उसमें अगर कॉमेडी की बात करें तो प्लॉटस एंड टेरेंस हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने ये नाम सुने ही नहीं। बिल्कुल, मैं भी पहले दफा सुना। ठीक है। और लिटरेचर वालों ने भी नहीं सुना। ठीक हो। तो वो मेरा ये तरीकाकार होता है कि मैं एक जॉनरा को लेता हूँ, उस जॉनरा को जो है वो ट्रेस करता हूँ, उसकी डेवलपमेंट को। सही है। ग्रीक से रोमन में पहुंचा, रोमन से आगे जो मुख्तलिफ पीरियड्स हैं, मुख्तलिफ लिटरेचर के अदवार हैं, उनमें से कैसे प्रोग्रेस करता हुआ वो आगे पहुंचा, किस दौर में कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है। और इस तरीके से पोइट्री को पकड़ते हैं, उसकी मॉडर्न तक लेके चलते हैं, आज के दिन तक। वंडरफुल। फिर उसको टेक्निकली देखना पड़ता है, मतलब नोबेल प्राइज विनर्स को देखना पड़ता है। लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, 1-2 एमसीक्यूज उसके आ जाते हैं। मतलब हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से हमारे लगेंगे, और उस ऑब्वियसली उनको देखना पड़ेगा कि हमें तैयारी करनी, मतलब उसको टारगेट करना पड़ेगा चीजों को कि ये चीजें करेंगे तो क्लियर होगा। अदरवाइज ब्लाइंडली अगर पढ़ते जाना है या ट्रैकलेस होके पढ़ना है तो उसका फिर ऑटोमेटिकली जाहिर है कि नॉलेज तो आता है, लेकिन जो पेपर होता है वो हमेशा एक ट्रिक भी होता है। उसको उसके लिए क्या चीज खास तौर पे पढ़ने की जरूरत है। तो नॉलेज तो सबके पास होता है, उसको डिलीवर करना जो है, उसका जो प्रेशर होता है पेपर का, फिर उसके साथ में मॉक टेस्ट कोई 8 से 10 लेता हूँ। गुड हो गया। तो बच्चों को उस प्रेशर सिचुएशन से गुजारा जाता है। अच्छा, इसमें सर अब आपने बुक्स कहा कि 2-3 कोई हिस्ट्री की बुक्स पढ़ लें, तो मतलब कोई स्पेसिफिक ऑथर्स की किताबें पढ़नी है या कि मतलब? सर इंडियन राइटर है B.R. म्यूलिक, उसने शॉर्ट और कंसाइज हिस्ट्री लिखी है। इस तरीके से डेविड डेशिस की हिस्ट्री है। ठीक हो गया। ये 2 तो लाजमी पढ़ेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। और ये 2 लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें से जो है वो निकलता जाता है और बच्चे साथ साथ जो है वो करते भी जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि आपको एक अच्छा ओवरऑल इसका ओवरव्यू हम दे दें कि जो सीटें आ रही हैं वो बहुत लुक्रेटिव है, स्पेशली जिस तरह सर ने भी बताया था, जो फीमेल हमारी स्टूडेंट्स हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं जो घरों में बैठ के अपनी तैयारी कर रही हैं, उनके लिए तो स्पेशली फीमेल्स के लिए इट्स अ वंडरफुल जॉब। हमें से कोई इतराज़ नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह CCSS की भी तैयारी करवाते हैं। हम चाहते हैं आप ESP भी बने, आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बने, लेकिन अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आप इसके लिए तैयारी करें। और प्रेपरेशन का भी सारा हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली। सर कोई चीज़ आपको लगता है जो मैंने नहीं पूछी है वो आपको ऐड ऑन कर दें? सर आपकी इस बात को मैं बढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा जी कि आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बने और ये बने, तो मैं तो कहता होता हूँ कि टीचिंग इज द ओनली जॉब इन विच यू अर्न एज वेल एज लर्न। तो अगर आपने जाना भी है कंपेटिटिव एग्जाम की तरफ, तो अगर आप लेक्चरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास एम्पल टाइम होता है कि आप जो है वो CSP बनने के लिए पूरी अपनी एफर्ट जो है वो लगा सकते हैं। और आपकी जो टीच कर रहे होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार लेके आता है और आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करता है। तो वो ये नहीं है कि आप लेक्चरर सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको जो है वो फुल स्टॉप लग गया वहां पे। आप वहां पे बैठ के ज्यादा बेहतर तरीके से आपका इंटरेक्शन होता है पोल साइंस के लेक्चरर के साथ, आप उससे अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं। आपका इंटरेक्शन होता है जनरल साइंस के टीचर्स के साथ, आपका इंटरेक्शन होता है IR के टीचर्स के साथ। तो एक पूरा एक आपको एक इंटेलिजेंसिया जो है उसमें आपको बैठने का मौका मिलता है और आप अपनी जो गोल है उसकी तरफ बेहतर तरीके से गामजन हो सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए जी, जो भी कोई आपके क्वेश्चंस हुए हमने कोशिश तो किया कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो, हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।